नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे इतिहास के प्रश्नों को जो एईडीओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इतिहास जो बीपीएससी पूछता है, एईडीओ के इम्पोर्टेंस से हम लोग सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो कि एईडीओ के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा ही प्रश्न एईडीओ में आने की संभावना बताई जा रही है, जताई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल पर लगातार बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी लाभ हो। कंपटीशन थोड़ा सा हाई फाई होने वाला है, तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इस चैनल पर जितने भी वीडियो पीवाईक्यू के डाले गए हैं वो आप लोग अगर देख लेते हैं तो आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन एनालिसिस के साथ मिलेगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, हेल्प मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। आज देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, ये इतिहास के प्रश्नों में, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इसके नेता कौन थे? गदर आंदोलन के बारे में पूछा गया है। तो गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा जो थे गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिसका मुख्यालय विदेशों में था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। हम लोग केवल जल्दी प्रश्नों का आंसर करेंगे और थोड़ा बहुत जहाँ लगेगा कि बताना उचित है तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोग जल्दी से तैयारी भी करें, रिवीजन भी कर सके, शॉर्ट रिवीजन। उसी हिसाब से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगला सवाल है कि कौन सा समझौता भारत और चीन, यहाँ दो ही अक्षर देखना है, भारत और चीन, बस उसके बाद समझ में आ जाएगा कौन सा समझौता था, सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा जिससे अंततः संघर्ष हुआ। तो ये कौन सा समझौता था? ये आपका पंचशील समझौता हो जाएगा। भारत और चीन के बीच 1954 में हुआ था, अप्रैल 1954 में। ये पंचशील समझौता था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। देखिए ताशकंद समझौता तो भारत और ताशकंद अफगानिस्तान वाला जो हिस्सा वहाँ से, और शिमला समझौता भारत जब हम लोग का शासन था, भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय का था। अगला सवाल देखते हैं। अगला है गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? कौन सा भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्कूल विकसित हुआ? तो ये था आपका न्याय। न्याय जो दर्शन था ये आपका विकसित हुआ। इसके प्रतिपादक कौन थे न्याय दर्शन के? तो ये आपके सिद्धार्थ गौतम थे इसके प्रतिपादक, गौतम। तो आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर न्याय को। भारत में कुल 6 दर्शन बताए जाते हैं, जिसमें से न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है और 3-4 दर्शन है। तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। कितनी दूरी तय की थी? तो ये हो जाएगा आपका 241 मील की दूरी तय की थी। बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्टार्ट कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है कि किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? देखिए दोस्तों, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है आप लोग को, एनसीईआरटी बेस्ड ऐसे क्वेश्चन करना अनिवार्य हो जाएगा, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाइएगा। ये कहीं मिलता नहीं है पढ़ने पर। ये प्योर एनसीईआरटी से उठाया गया है कि किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था। तो ये कौन से राजा थे आपके? अशुरबनीपाल। अशुरबनीपाल जो 668 से 627 ईसा पूर्व में हुए थे। अगला सवाल देखते हैं कि वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में, वियतनामी, देखिए ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल पूछा गया। इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का महत्व क्या था? येन बाई विद्रोह, इसका महत्व क्या था? तो इसका महत्व था, इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, आप लोग क्विक रिवीजन के तौर पर भी इसको 2x पे लगा के देख सकते हैं। इस हिसाब से वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगला है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को के बारे में पूछा गया कि स्थापना कब हुआ था। यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई। उसकी स्थापना कब हुआ था? तो यह स्थापना हुआ था 1907 में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि वर्तमान में झारखंड में है, जमशेदपुर में। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध में
प्रथम विश्व युद्ध में भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? भारत का प्रथम विश्व युद्ध था, इसमें भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया था? तो ये प्रभावित किया था, निर्यात में कमी हो गई थी उस समय, और निर्यात में कमी होने के कारण सीधा सा बात है व्यापार में घाटा होगा। जब निर्यात कम हो जाएगा यानी कि हम विदेशों में सामान नहीं भेज पाएंगे तो व्यापार का घाटा हो जाएगा, और विदेशों से सामान हमारे यहाँ ज़्यादा आ जाएगा, हमारे सामान कम बिकेंगे, उनके सामान ज़्यादा बिकेंगे, तो उसमें व्यापार का घाटा हो जाएगा। तो उस समय यही इसका प्रभाव था। अगला सवाल देखते हैं। अगला है स्टेलिनग्राद। स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह भी वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है। किन दो देशों के बीच हुआ था स्टेलिनग्राद की लड़ाई? किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका जर्मनी और सोवियत संघ के बीच। जर्मनी और सोवियत संघ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला है कि क्राउन के शासन के तहत भारत का पहला गवर्नर वायसराय, भारत का पहला वायसराय तथा गवर्नर जनरल कौन था? क्राउन शासन कब आया था? तो 1858 में आया था। तो उस समय भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला है 7वीं शताब्दी के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? कौन शासक था जो इसके समर्थन के लिए जाना जाता था? तो वो था आपका हर्ष यानी कि हर्षवर्धन के नाम से भी जानते हैं। तो वही शासक जो था बौद्ध धर्म के संरक्षण के सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। जानते ही हैं चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक अशोक महान, उसी में महान शासक हुए अशोक, कलिंग युद्ध जिसने लड़ा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि मूला, मस्कत और बोलन। मूला, मस्कत और बोलन, ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को याद रखना है कि ये टर्म किस लिए यूज किए जाते हैं। मूला, मस्कत और बोलन। तो जानते हैं ये बोलन तो आप लोगों को पता ही होगा, बोलन क्या है? बोलन दर्रा पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पर्वतीय दर्रा। यहाँ से भी पकड़ा जा सकता है कि मूला, मस्कत और बोलन क्या है? पर्वतीय दर्रा है। इसी के थ्रू प्राचीन काल में जो क्रांतिकारी या कि शासक जो होते थे वो इसी दर्रे के थ्रू प्रवेश करते थे भारत में। अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन की मांग किसने की थी? बंगाल में तेभागा आंदोलन की मांग क्या थी 1940 के दशक में? तो ये था कि जो तेभागा, देखिए यहाँ तेभागा लिखा है यानी कि 3 भाग, यानी कि 1/3। तो यहाँ पर क्या था कि फसल के 1/3 हिस्से बटाईदारों को दिया जाए, यानी कि फसल के 1/3 हिस्से बटाईदारों को दिया जाए। इसका आंदोलन का मांग था तेभागा आंदोलन का, जो बंगाल में हुआ था। तो तेभागा मतलब 3 हिस्सा, तो एक फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी वर्ल्ड हिस्ट्री से है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत जानकारी के लिए है। हिटलर की आत्मकथा, जिसमें जर्मनी की उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है, का शीर्षक क्या है? हिटलर की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो ये था आपका मीन कैम्प। मीन कैम्प जो था हिटलर के आत्मकथा का नाम है। दास कैपिटल किसने लिखा है? तो ये आपका कार्ल मार्क्स लिखे। कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? कौन सा हड़प्पा स्थल है जो हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य देते हैं? तो वो आपका हड़प्पा स्थल कौन सा हो जाएगा? आपका कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो ये बनावली जो है यहाँ पर मिट्टी के बने हल मिले थे, और लोथल में जानते हैं स्केल, हाथी दांत, ये सब मिला हुआ था। तो प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर कालीबंगा हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पंजाब में 1816, पंजाब के 1816 में फुल्का विद्रोह हुआ था। 1816 में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर ने इसका नेतृत्व किया था फुल्का विद्रोह का। अगला सवाल देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा गया है कि इस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दी। यह किस वर्ष पारित हुआ था? जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था कब पारित हुआ था? तो ये 1878 में।
लॉर्ड लिटन इस समय के गवर्नर थे, लॉर्ड लिटन, ध्यान रखिएगा। इनके बाद जो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, इसमें समाचार पत्र को प्रतिबंध लगा दिया जाता था। अगला सवाल देखते हैं। अगला है मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? यम, मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? तो यम मतलब क्या होता है? कुरियर प्रणाली। यम का मतलब क्या था उस समय? कुरियर प्रणाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरियर प्रणाली। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? वो आपका वर्साय की संधि थी। वर्साय की संधि के परिणाम स्वरूप राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है इटली के एकीकरण। इटली के एकीकरण को लेके है। इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इटली के एकीकरण के जनक, तो ये आपके जाने जाते हैं कौन? ग्यूसेप गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये नाविक था। ये इटली के एकीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। ASI के पहले निदेशक कौन थे? ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके पहले निदेशक कौन थे? तो इसके पहले निदेशक बने थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। RD बनर्जी, ये रखालदास बनर्जी, ये हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो से जुड़े हुए थे, सिंधु घाटी सभ्यता से। इनमें से एक स्थल की खोज की थी। आप लोगों को बताना है कि ये किस स्थल की खोज किए थे RD बनर्जी। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया है? उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया है किस नीति के कारण? तो ये नीति था आपका आत्मसात की नीति। आत्मसात की नीति के कारण ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाल दिया गया है। अगला है किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? उत्प्रेरक मतलब कि भड़काने का काम किया था। कौन सी घटना थी? तो ये घटना था आपका वर्साय की संधि। वर्साय की संधि ने खिलाफत आंदोलन को भड़काने का काम किया था। ये वर्साय की संधि भी 1919 में हुई थी। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरुआत हुआ था। बंगाल विभाजन जानते हैं 1905 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे 1916 में लखनऊ के सत्र के? तो अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण मजमूदार इस INC के अध्यक्ष थे जिसमें कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला है ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? यहाँ पर राज्य पूछा है कि किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ। तो ताना भगत आंदोलन, देखिए ताना भगत आंदोलन कहाँ शुरू हो सकता है? तो ये आपके झारखंड में शुरू हुआ था। और ये मोपला की बात करें तो मोपला विद्रोह आपका केरल में हुआ था, मोपला विद्रोह। और जो एका आंदोलन था ये आपका मदारीपासी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, एका आंदोलन। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। अगला सवाल है 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। कभी कभी पुस्तक के नाम पूछा जाता है कि किसने लिखा है, या दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई। इसमें किसका बात किया गया? इसमें बात किया गया कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। उस समय ब्रिटेन के जो शासक थे यहाँ पर भारत में, यहाँ के सामानों को, यहाँ के मजदूरों, यहाँ के व्यक्तियों को अपने यहाँ काम करवाते थे और यहाँ से धन को अपने यहाँ पर भेजते थे। तो उसी के संदर्भ में ये पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा गया है होम चार्जेस के रूप में, जिसका डिस्कशन भी किया गया है। इसमें 1901 में प्रकाशित हुआ था। इसमें बात किया गया है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बारे में।
अगला सवाल देखते हैं। अगला है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो ये रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था आपका 1946 में। ध्यान रखिएगा, 1946। अगला सवाल देखते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था? भारतीय उद्योग पर प्रभाव पर बताना है रेलवे का। तो इसका प्रभाव था आयात को तो बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। आयात मतलब कि आने वाला, तो विदेशों से यानी कि इंग्लैंड से बहुत भारी मात्रा में सामान बनकर आता था और यहाँ के जो भारत के उद्योग थे वो विकसित नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बना बनाया माल सस्ता मिल रहा था यहाँ पर भारत में आयात की वजह से। तो इसने आयात को बढ़ावा देकर के औद्योगिक विकास में बाधा डाली थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? ये कौन सी नीति थी? तो ये नीति थी आपके रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट बिना वकील बिना दलील वाला एक्ट था। अंधा मतलब कि इसमें किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर भी कैद किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट बिना दलील बिना अपील बिना वकील का ये कानून था। अगला सवाल देखते हैं। किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई थी? कौन सा घटना है जो राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट को दिखाता है? ये घटना था आपका द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप, जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण, एबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण। इसका मतलब है कि प्रयुक्त में से एक से अधिक इसके कारण थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट के कारण। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि मगध की राजधानी राजगीर, देखिए ये बिहार स्पेशल सवाल आ गया। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो मगध की राजधानी का प्राकृत नाम आपका राजगिरी था, राजगिरी। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि 1878 में द हिंदू, देखिए हमने ऊपर डिस्कस किया है 1878 में कौन सा प्रेस एक्ट लाया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन के समय में। तो द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा था। तो द हिंदू अखबार की स्थापना सीधे सीधे आप लोग याद रखना है किसने किया था? तो ये किया था आपको वीर राघवाचार्य और जी सुब्रमण्यम अय्यर। इसका मतलब है कि उपयुक्त में से एक से अधिक ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? तो कौन सा था इसका, कौन सा पैम्फलेट था? तो ये था आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि यूरोप की क्रांतियां मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। किन मांगों से प्रेरित थी यूरोप की क्रांति? तो ये आपके मांग थे राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र। राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र में जो है इसकी मुख्य मांग थी यूरोप में, जो 1848 में क्रांति हुई थी उस समय की। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी यानी कि इसकी स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना। रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की 1904 में? तो इसके संस्थापक थे बी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि 1854 का वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित था? वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? यह था आपके भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, आधुनिक शिक्षा, सामाजिक सुधार। इसका मतलब है कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। वुड्स डिस्पैच जो 1854 में लाया गया था, इसमें प्राथमिक विद्यालय उच्च शिक्षा के बारे में बात की गई, महिलाओं की शिक्षा के बारे में भी बात किया गया था और ग्रांट इन एड के बारे में भी बात किया गया था। ग्रांट इन एड।
तो इसके बारे में भी इस पर 1854 के वुड्स डिस्पैच में बात किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चा शामिल है? कौन सा भारतीय ग्रंथ है प्राचीन जिसमें यह सब वर्णित है? तो ये कौन सा ग्रंथ है आपका? उपनिषद। उपनिषदों में उस समय के दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो ये की गई थी आपका 1818 में। बताना है आपको कि कहाँ पर की गई थी। 1818 में तो की गई थी, लेकिन कहाँ पर की गई थी ये आप लोगों को बताना है। अगला सवाल देखते हैं कि 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? 1917 की जो क्रांति हुई थी और उसमें बोल्शेविकों का नारा क्या था? तो उस समय उसका नारा था शांति, भूमि और रोटी। शांति, भूमि और रोटी, यानी कि पीस, लैंड एंड ब्रेड, ये इसके नारा थे जब बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 में। अगला सवाल देखते हैं और इस सीरीज का लास्ट सवाल रहेगा जो कि आज हम लोग देख रहे हैं। तो इसका में पूछा गया है कि 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय गारो हिल्स के क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? यहाँ पर 19वीं सदी के अंत में पूछा गया है कि मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो ये आदिवासी नेता यहाँ पर मेघालय के अंदर यहाँ पर कोई नहीं थे। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये रानी गेंडेलियू जो नागालैंड में थी, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। इस प्रकार हमने 40 क्वेश्चन का सीरीज पूरा कर लिया है और आप लोग उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से देखे होंगे। तो ऐसे हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहिए और आप लोगों को AEDO के पेपर के लिए काफ़ी सहायता मिलेगी। यहाँ पर पेपर देने में आप लोग वहाँ जाइएगा, इस प्रैक्टिस सीरीज को देख करके तो लगेगा कि सवाल इसी के आसपास मिल रहा है। जितने भी अभ्यर्थी हैं बार बार रिवीजन करते रहें, बार बार अपने मॉक टेस्ट लगाते रहें और अपने तैयारी को धार देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।